स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस सैंपल पेपर में हम आपको 1 मार्क्स के 18 क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस करवा चुके हैं पिछले वीडियो में। 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन सारे हो चुके हैं और 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी हम लोग सारे कर चुके हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि एन अननोन चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड अनदर चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इज प्लेस्ड एट द पोजीशन B 1,0,0. The x component of the electric field due to these two charges at position A 2,1,2 is 0. Determine the value of Q. B part. A given solid sphere of radius r made of an insulating material carries a charge Q distributed uniformly throughout its volume. The potential due to this charge distribution as a function of r from the center of the sphere is given as. At which location with respect to the sphere is the potential V maximum in this case? Second, in case the above sphere is made up of a conducting instead of an insulating material, what would be your answer for part A? How is the charge Q distributed across a charged conducting sphere? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक 1 नैनो कूलम का चार्ज रखा है पॉइंट बी पे, ठीक है, और Q चार्ज रखा है पॉइंट O पे। हमको बताना है कि अगर A पॉइंट पे, ठीक है, X कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है तो Q की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म कैसे कैलकुलेट करते थे याद करो। अगर कोई प्लस Q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं भाई। E वेक्टर बराबर आ जाता है KQ अपान R क्यूब R वेक्टर, KQ अपान R क्यूब R वेक्टर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, वेयर K इज ए कांस्टेंट and value of K for air is 1/4 pi epsilon 0 और 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जहां जरूरत पड़ेगी हम K की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट हमको पता है ऐसे क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम O से A का वेक्टर निकाल देंगे, फिर B से A का वेक्टर निकाल देंगे, तब हम ये सारा कुछ कर पाएंगे। तो इसको इन्होंने R1 कह दिया। तो देखिए OA वेक्टर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखा गया उन्होंने R1 लिख दिया है। 31 का B पार्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो R1 बराबर कितना आएगा, तो देखो वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है। A बराबर होता है कैसे, A का जो भी ऑर्डिनेट है माइनस O का ऑर्डिनेट और I J के एक साथ लिख लेते हैं, मतलब 2 - 0 I 1 - 0 J 2 - 0 K, मतलब x वाला माइनस x वाला और इंटू I ऐसा लिखते हैं। तो क्या आएगा 2 - 0 I प्लस 1 - 0 J प्लस 2 - 0 K, यानी कि R1 वेक्टर यहां से आ जाएगा 2I प्लस J प्लस 2K। ये R1 वेक्टर आ गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे हम R2 वेक्टर निकालेंगे भाई। R2 वेक्टर क्या आएगा जरा बताओ, ये होगा R2 वेक्टर। तो क्या होगा, फिर वही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो 2 - 1 1 - 0 2 - 0 I J K के साथ लिखते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों R2 वेक्टर को, इसको लिखेंगे 2 - 1 I प्लस 1 - 0 J प्लस 2 - 0
के, यानी कि R2 वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। और ये हो गया बच्चों R2 हो गया। अच्छा, तो अब लिखेंगे यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू क्यू चार्ज। क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा बच्चों, E1, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हैं E1। तो क्या आएगा, K Q चार्ज अपान डिस्टेंस की पावर 3। तो देखो R1 का जो मैग्नीट्यूड है उसकी पावर 3 करना है भाई, R1 का जो मैग्नीट्यूड है उसकी पावर 3 और इंटू R1 वेक्टर। अब जरा सोचो बच्चों, R1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अभी हम कैलकुलेट करके यहां पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे एट ए ड्यू टू 1 नैनो कूलाम, इसकी वजह से इसको हम Q2 कह देते हैं चार्ज को। Q2 कितना हो गया, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। पता है ना कि नैनो कूलाम को जब कूलाम बदलते हैं 10 की पावर माइनस 9 आ जाता है। तो लिखेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 नैनो कूलाम, यानी कि Q2 चार्ज, ठीक है। तो Q2 की वजह से क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचो E2 बराबर यह आएगा K, वही कांस्टेंट 1/4πε0 है ना। Q का मतलब चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पे 1 नैनो कूलाम, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपान डिस्टेंस की पावर 3। तो R2 जो है उसके मैग्नीट्यूड की पावर 3, तो ये वाला R होता था मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, और ऊपर आएगा इंटू R2 का वेक्टर। बच्चों अब आपको यहाँ पे R1 और R2 के मैग्नीट्यूड भी पता होने चाहिए, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो R1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, रूट में जो x के जो i के साथ है उसका स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस जो j के साथ है उसका स्क्वायर, तो j के साथ यहाँ क्या है सोचो 1, कुछ नहीं लिखा मतलब वहां पे 1, j इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k के साथ क्या है उसका स्क्वायर करो यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कितना मिलेगा, ये मिलेगा R1 बराबर रूट में देखो 4 + 1 + 4 यानी कि 9 हो जाएगा। तो R1 बराबर 3 यूनिट, कुछ भी जो यूनिट होगी वही कंसिडर कर लेंगे, यहाँ कुछ ऐसा दिया तो नहीं, मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं, तो यूनिट लिख सकते हो, यूनिट है जो होगी वही कैलकुलेट कर लो। चलो खैर ऐसे R2 निकालो बच्चों, तो R2 वेक्टर बताओ जरा, R2 ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा बताओ। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, जो i के साथ है उसका स्क्वायर यानी कि रूट में जो i के साथ है उसका स्क्वायर, i के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j के साथ जो है उसका स्क्वायर, j के साथ क्या है बच्चों यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k के साथ जो है उसका स्क्वायर, k के साथ क्या है बच्चों 2, तो 2 स्क्वायर, यानी कि R2 आ जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्या आएगा रूट में 1 + 1 + 4, इसका मतलब R2 आ गया है रूट 6 यूनिट, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा रूट 6 यूनिट, ये R2 आ गया। हमको बच्चों R1 R2 की वैल्यू यहां पुट कर देनी है, अभी जरूरत पड़ेगी रख देंगे। अब देखो A पॉइंट पे हमने देखा प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E1 होगी, B से क्या होगी यहाँ 1 नैनो कूलाम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E2 होगी, तो A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां लिखेंगे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, तो E बराबर हो जाएगा E1 + E2, वो भी कैसा वेक्टर में, E1 + E2 कैसा होगा वेक्टर में, इन पे वेक्टर लगाओ, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू E1 की वैल्यू देखो KQ R1 वेक्टर अपान R1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब करोगे प्लस K इंटू 1 इंटू 10 की पावर -9 बाई E2 वैल्यू रख रहे हैं इंटू R2 वेक्टर
अपान R2 का क्यूब, तो R2 का मैग्नीट्यूड कितना है √6, तो √6 का हमने क्या किया क्यूब कर लिया। ठीक है, जरा इसको और सॉल्व करो, तो ई वेक्टर अब कितना आएगा बताओ, तो ये आएगा बच्चों के क्यूब अपान 3 का क्यूब करोगे तो कितना होगा बताओ, 3 का क्यूब आता है 27, के क्यूब अपान 27। R1 वेक्टर, तो R1 वेक्टर की वैल्यू रख दो, कितनी है R1 वेक्टर की वैल्यू देखो ये है, रख देंगे तो क्या आएगा 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, प्लस k अपान √6 का क्यूब, इसका मतलब क्या आएगा 6 की पावर 3/2, 6 की पावर कितना लिख सकते हैं 3/2, देखो 3 और रूट का मतलब 1/2 पावर, तो 3/2 हो गई। क्या मिलेगा इंटू 10 की पावर -9 R2, R2 वैल्यू क्या है, ये है i प्लस j और प्लस 2k, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहां पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा दें, ये फार्मूला तो नोट कर लिया होगा, इसी की जगह यूज कर, तो देखिए e की वैल्यू आ जाएगी e वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपान 27 इंटू 2, ठीक है, i वाला सारा एक साथ कर लो और k कॉमन ले लो पूरे से, ये भी हो सकता है, हाँ k कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा k इंटू क्यू इंटू 2 अपान 27 i, और यहाँ पे क्या है बच्चों k अपान 6 की पावर 3/2 i, तो आएगा k तो चला गया बाहर, यानी कि 10 की पावर -9 अपान 6 की पावर 3/2, ठीक है, इंटू i, प्लस फिर देखो k बाहर मिलेगा इस वाले में भी, j वाले में भी, तो यहां पे क्या आएगा k क्यू अपान 27, क्यू अपान 27, ठीक है, j, यहां से j वाला टर्म क्या आएगा बताओ, k अपान 6 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा k प्लस में k इंटू 10 की पावर -9, k तो बाहर ले लिया कॉमन, 10 की पावर -9 अपान 6 की पावर 3/2, ठीक है, इंटू j वेक्टर, प्लस फिर के कॉमन, देखो अब k के साथ क्या जाएगा, यहां जाएगा q अपान 27 इंटू 2, यानी क्या आया q अपान 27 इंटू 2, प्लस यहां पे देखो क्या जाएगा 10 की पावर -9 अपान 6 की पावर 3/2 इंटू 2, तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -9 अपान 6 की पावर 3/2 इंटू k। अच्छा, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब जरा बताइए हमको, हमसे कह रहे हैं कि q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, तो x कंपोनेंट को हमको 0 करना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो फॉर x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो जो i के साथ ये टर्म है ये पूरा 0 कर देंगे। अभी y कंपोनेंट 0 करने कहते तो k वाले कर देते, j वाले को कर देते, और z का कहते तो k वाले कर देते, ध्यान रखना। तो यहाँ पे x का बोला ना तो x वाला कर देते हैं, यानी कि आएगा k 2q अपान 27 प्लस 10 की पावर -9 अपान 6 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0, 2q अपान 27 प्लस ये देखो k उधर जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 10 की पावर -9 अपान 6 की पावर 3/2, 2q अपान 27 बराबर, इसको उधर ले जाओ भाई, तो इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, 10 पावर -9 अपान 6 की पावर 3/2, वो भी कैसा माइनस का। तो यहाँ से बच्चों q निकल आएगा, q कितना निकलेगा बताओ, तो q की वैल्यू आ जाएगी
27/2 इंटू 6 की पावर 3/2 इंटू 10 की पावर -9। सारा वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा बच्चों? देखो Q इक्वल टू आ जाएगा 27/2, इसको डिवाइड करोगे 13.5 बचेगा, अपान में 6 की पावर 3/2। 6 की पावर 3/2 वैल्यू क्या आती है बच्चों? तो ये आती है 14.69। 6 पावर 3/2 वैल्यू आती है 14.69 इंटू 10 की पावर -9, यानी कि Q की वैल्यू आ जाएगी 0.91। ठीक है, 0.91 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम, या फिर हम लिख सकते हैं 0.91 नैनो कूलाम। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0.91 नैनो कूलाम होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ए पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और उसका पोटेंशियल का ग्राफ ये दिखाया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताना है कि पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा, किसमें? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। तो देखो बच्चों, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर कैसा होता है पहले ये देख लो। जैसे ये एक स्फीयर है, मान लो ये नॉन कंडक्टिंग है और इसको हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर और बाहर पोटेंशियल का पहले फार्मूला अगर तुमको याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये P1 पॉइंट इनसाइड मान लेते हैं और एक P2 पॉइंट आउटसाइड मान लेते हैं। अंदर वाली डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं और बाहर वाली डिस्टेंस को भी स्मॉल r ही कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे P1 पे स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ पे कैपिटल R क्या है? कैपिटल R है कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस R, कैपिटल R है। तो बच्चों एट P1 मतलब जब स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है 1/4πε0 Q 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपान 2r क्यूब, ठीक है। ये इसके अंदर इस पोटेंशियल होता है और बाहर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? ये होता है 1/4πε0 Q अपान r। ये तब होता है जब स्मॉल r ग्रेटर होता है कैपिटल R, मतलब बाहर वाले पॉइंट पे, तब ऐसा होता है। तो ये बच्चों यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर हम बात करें अंदर जाने पे, ठीक है, क्योंकि बाहर तो जितना दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। देखो बाहर जाने पर डिक्रीज भी हो रहा है। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जब हम कहाँ पर आएंगे स्मॉल r बराबर 0 यानी कि सेंटर पे, उस समय पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। बट हम इसको निकाल के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एट सेंटर, कहां पे सेंटर? हम O मान लेते हैं। V विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो सेंटर पे बच्चों स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। भाई देखो अंदर वाले फार्मूले में स्मॉल r को 0 रख दो यहाँ पे, तो इन साइड वाले में सेंटर की जब बात करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1/4πε0 3r स्क्वायर माइनस 0 अपान में 2r क्यूब इंटू क्यू। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा Vc बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q अपान R इंटू 3/2, ठीक है। अब देखो ये सरफेस का पोटेंशियल, अगर स्मॉल r बराबर कैपिटल R चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, तो आपको मिलेगा सरफेस पे पोटेंशियल मिलेगा 1/4πε0 Q अपान R। मतलब आप ये भी ध्यान कर रखना कि Vc बराबर होता है 3/2 Vs, मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स होता है सेंटर पे। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इसलिए मैंने निकाला है, तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा बच्चों पूछा गया है कि फॉर कंडक्टिंग स्फीयर कहाँ V मैक्सिमम होगा? तो बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे भाई? हैं, यहां लिख देते पहले फॉर कंडक्टिंग स्फीयर।
तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर को आप चार्ज देंगे, क्यू चार्ज देंगे, तो चार्ज बच्चों इसके सरफेस पर जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जाता। कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है, ठीक है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है, तो चार्ज इसके सरफेस पर जाएगा। और अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है, मान लो इस कंडक्टर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और इस कंडक्टर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना, मान लो यहां निकालना है पी पॉइंट पे, कितनी दूरी पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो इसका फार्मूला बच्चों होता है 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर, ठीक है। ये तो एट पी होता है, मतलब आउटसाइड द स्फीयर। बट अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड स्फीयर, ठीक है, E जीरो होता है, और जब E जीरो होता है तो E बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चों, dV अपान dr। इसका मतलब dV अपान dr अंदर जीरो होता है, तो V होता है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि अंदर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। और कितनी रहती है, ये वही रहती है जो सरफेस पे है, मतलब जो सरफेस पे वही अंदर हर जगह। और सरफेस की निकालने के लिए क्या करोगे भाई, स्मॉल आर क्या कर दो, कैपिटल आर। भाई स्मॉल आर इतना है, कम करते करते स्मॉल आर की वैल्यू इतनी कर दे, मतलब कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। तो V बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर एट इनसाइड एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे यही होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो अंदर हर जगह पोटेंशियल यही होता है, क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपान कैपिटल आर। जो सरफेस पे है वही मैक्सिमम हर जगह है। तो इन्होंने पूछा कहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो देखो अंदर हर जगह मैक्सिमम होगा, सेंटर पे भी यही होगा, बाहर हर जगह यहां तक यही रहेगा। इसके आगे बढ़ने पर देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे V की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में अगर हम ये स्फीयर सपोज कर लेते हैं, तो बच्चों यहां से सेंटर से उसके सरफेस तक, ठीक है, सेंटर से सरफेस तक, यहां तक हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसा बनेगा, ये डॉट 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 से बना लो स्फीयर। पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद आगे जाने पर क्या होगा, घटने लगेगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो V की वैल्यू कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब पूछा V कहाँ मैक्सिमम होगा, तो इसके अंदर हर जगह मैक्सिमम होगा, ठीक है, चाहे सेंटर बात करो सरफेस तक, और सरफेस के बाहर जाने पे घटने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पूछा गया हाउ क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं जाता। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V बाय अ बैटरी Q is the charge stored on the capacitor. Without disconnecting the battery, the plates of the capacitor are pulled apart to a larger distance of the separation. What changes will occur in each of the following quantities? Will they increase, decrease, or remains the same? Give an explanation in each case. A. Capacitance, B. Charge, C. Potential difference, D. Electric field, E. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और जिसको V वोल्ट से जोड़ा गया, उस पर Q चार्ज स्टोर हो गया। ये बच्चों हमने उसकी इनिशियल सिचुएशन को बनाया है, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, इसकी वोल्टेज को कनेक्ट रखा और इसकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, कुछ ऐसा कर दिया। तो हमको बताना है कि इसकी कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, इस पे हमको विचार करना है हर केस में, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन का डायग्राम बना है और ये फाइनल कंडीशन का डायग्राम बना है। अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसकी कैपेसिटी का फार्मूला होता है
एप्सिलॉन 0 A अपान डी। ठीक है, अब सोचो तो फाइनल कैपेसिटी कितनी बनेगी, ये बनेगी एप्सिलॉन 0 A अपान और इनके बीच की डिस्टेंस d डैश। सिंपल सी बात है कि कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही बताओ, C डिपेंड कर रहा 1 अपान डी पर, मतलब प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर। तो अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया प्लेटों के बीच की तो क्या होगा, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि d बढ़ रहा है इसलिए C क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे d इंक्रीजेज सो कैपेसिटी डिक्रीजेज। तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि C उसका डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका d इंक्रीज कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया। पहला आंसर हो गया। दूसरा बच्चों बात की जा रही चार्ज की। तो भाई पहले केस में चार्ज कितना होगा बताओ हमको, Q बराबर होगा CV। Q बराबर क्या होगा, CV। बच्चों राज की बात यह है कि वोल्टेज को जब आप बैटरी को नहीं हटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का वही रहेगा। अच्छा, जब पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा इसका मतलब यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। तो यहां का जो चार्ज Q डैश होगा वो क्या होगा, C डैश V, और C डैश की जगह क्या आएगा, देखो एप्सिलॉन 0 A अपान डी है डैश इंटू V। जब यहां पर C डिक्रीज कर गया है तो इसका मतलब Q भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले C ज्यादा था तो C इंटू V बड़ी वैल्यू आएगी, बाद में C कम हो गया। देखो Q किस पे डिपेंड कर रहा है, C पर, क्योंकि V तो सेम है दोनों केस में। तो इसका मतलब अगर हम सेकेंड केस की बात करेंगे B पार्ट की, ठीक है, तो D इंक्रीजेज so capacity decreases but V remains constant, so from Q is equal to CV, जब C घट गया इसका मतलब Q भी घट जाएगा, Q डिक्रीजेज, Q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, फिर से देख लो भाई इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी तो कैपेसिटी कम हो गई, कैपेसिटी कम हो गई तो क्या होगा, Q कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Q सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है किस पर, C पर, वोल्टेज तो सेम है तो Q की डिपेंडेंसी कहाँ होगी, C पे। तो जब कैपेसिटी डिक्रीज कर गई इसका मतलब Q भी डिक्रीज कर जाएगा। अब देखिए इसका C पार्ट चेक करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने अभी बताया कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये सप्लाई करेगा उतना यहाँ सप्लाई करेगा, इसका मतलब V रिमेन्स कांस्टेंट, V रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू सेम बैटरी, सेम सोर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब बच्चों इसमें D पार्ट की बात करते हैं। D पार्ट की बात क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। E बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, E बराबर होता है V अपान डी। तो देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V था और इनके बीच डिस्टेंस D थी, ठीक है। तो फाइनल में अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E डैश तो क्या निकलेगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी V है और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D डैश। डिस्टेंस बढ़ गई इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो V सेम बट D इंक्रीजेज, सो E इज आल्सो डिक्रीजेज। E भी क्या हो जाएगा, E भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है ना, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी हो रहा है। तो D बढ़ रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। प्लेटों के बीच डिस्टेंस बढ़ा दी गई ना, इसलिए उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, अब देखो बात आती है E पार्ट की, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो भाई इस केस में एनर्जी कितनी स्टोर होगी बताओ, हाफ CV²। इस केस में कितनी एनर्जी स्टोर होगी बताओ, हाफ CV², लेकिन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C डैश। अब सोचो यहाँ पे U जो है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, C पे,
जब तक v कांस्टेंट है तो अगर v कांस्टेंट है, ई वाला पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर v कांस्टेंट फ्रॉम u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, u डिपेंड्स ऑन c, u किस पे डिपेंड करेगा, c पे। और व्हेन d इंक्रीजेज, देखो प्लेटों के बीच की d को बढ़ा दिया था, डिस्टेंस को बढ़ाने से उसकी कैपेसिटी क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, तो c डिक्रीजेज, सो u आल्सो डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, इसका मतलब u भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सो पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज। ध्यान रखना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये पांचों चीजें हो गई, इनमें हमने डिस्कशन कर लिया कि कैपेसिटी डिक्रीज होगी, चार्ज डिक्रीज होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी और एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।